Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. मैं दिनेश गोदारा. Today we will discuss FST 14 paper 2. Okay, so let's start with question number 1. Question number 1 में it is based on function and AOD. So f of 1 is equal to given 2, f of 2 is 8 and f of 3 is let's say 18. दिस इज गिवन टू अस. ये अपन बोल सकते हैं ये क्या है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 4, 2 इंटू 9. तो एक पैटर्न अपने को दिख रहा है यहाँ पे फंक्शन में. तो अपन बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है अपने पास 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर फॉर एक्स बिलोंग्स टू 1, 2 एंड 3. फॉर 1, 2, 3 वी कैन से ये फंक्शन इसको सेटिस्फाई करता है. तो अपन एक नया फंक्शन मान लिया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 2x स्क्वायर फॉर एक्स बिलोंग्स टू. अब जी ऑफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, सही बात है. तो कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा पॉलिनोमियल फंक्शन. अब अपने को ऑप्शंस पे जाते हैं. एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 4 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. तो अपन बोल सकते हैं कि जी ऑफ 1 इज इक्वल टू जी ऑफ 2 इज इक्वल टू जी ऑफ 3 इक्वल टू 0 आ रहा है यहाँ पे. तो अपन बोल सकते हैं कि 1 और 2 में एक रूट होगा किसका, जी डैश एक्स का. 2 और 3 में एक रूट होगा जी डैश एक्स का. तो जी डैश एक्स विल बी इक्वल टू 0. जी डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स माइनस 4x. दिस विल बी इक्वल टू 0 फॉर एक तो इंटरवल x बिलोंग्स टू 1 to 2 में, फॉर सम c बिलोंग्स टू 1 to 2. इसको C1 बोल देता हूँ. ऐसे बोलूँगा कि f डैश C2 माइनस 4C2 विल बी 0 फॉर सम C2 बिलोंग्स टू 2 to 3. रोल्स थ्योरम लगाया अपन. तो फॉर सम C2 एंड C1 जी डैश एक्स 0 होगा, ठीक है. अब जी डबल डैश एक्स के बारे में क्या बोल सकते हैं अपन, जी डबल डैश एक्स के बारे में क्या बोल सकते हैं भाई, जी डैश एक्स 0 है तो जी डबल डैश एक्स, जी डैश एक्स 0 है कहाँ पे, C1 और C2 पे. C1 C2 क्या है, 1 से 3 के बीच में, ठीक है. C1 C2 क्या है, 1 से 3 के बीच में. तो फॉर सम C1 C2 जी डैश एक्स 0 है, तो अपन बोलेंगे कि देयर एग्जिस्ट 1 C3 between C1 C2 for which G double dash C3 will be 0. Again Rolle's theorem on G dash x. तो G dash x दो जगह 0 है, तो G double dash x का एक रूट होगा कम से कम इन दोनों रूट के बीच में. तो C3 किससे किसके बीच में होगा, C3 belongs to 1 to 3. अब अपने पास है G dash C3 equal to 0, मतलब इसका G dash x करें अपन, जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू वॉट, जी डैश एक्स मेरे पास क्या था 1 एफ डैश एक्स माइनस 4x. जी डबल डैश एक्स हो जाएगा अपने पास एफ डबल डैश एक्स माइनस 4. दैट मीन्स एफ डबल डैश एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा फॉर सम C2. या अपन बोल सकते हैं कि एफ डबल डैश C2 माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा फॉर सम C3 बिलोंग्स टू C1 C2, ठीक है. और C1 C2 क्या है, 1 और 3 के बीच में ही है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. अच्छा ये बोल रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये बात गलत है. देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 एक्स बिलोंग टू 1 to 3 सच दैट एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 4, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है. अब सी और डी पे आते हैं. ए इनकरेक्ट हो गया, बी करेक्ट है, सी ऑप्शन पे आते हैं. There exists at least 1 x between 2 to 3 such that f dash x is equal to minus f dash x is equal to 10. तो f dash x 10 होगा किससे किसके बीच में, 2 to 3 के बीच में. तो x belongs to 2 to 3 में आप लगा दो LMVT, है ना, क्योंकि अपने को किसकी बात कर रहे हैं, f dash x की. तो f of x पे LMVT लगाते हैं यहाँ पे. तो देखो क्या होगा, f of 2 माइनस f of 1 अपॉन 2 to 3. तो f of 3 माइनस f of 2 अपॉन
3 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ डैश ऑफ सम सी बिलोंगिंग टू 2 to 3, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। एफ ऑफ 3 क्या है अपने पास 18, एफ ऑफ 2 क्या है अपने पास 8 अपॉन 3 माइनस 2 विच इज़ 1, तो कितना आ रहा है ये 10, तो 10 इज इक्वल टू एफ डैश सी। तो ये भी बात ट्रू है एकदम, 2 से 3 में देयर एग्जिस्ट वन एटलीस्ट वन सी फॉर विच दिस इज इक्वल टू दिस, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट डी, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स बिलोंगिंग टू 1 to 3 सच दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 8। तो अपन बोलेंगे कि 1 to 3 में फिर से एलएमवीटी लगा दो, 1 to 3 में 1 to 3 में एलएमवीटी लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 विच इज एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो एफ ऑफ 3 इज अपने पास 18 एंड एफ ऑफ 1 इज 2 अपॉन 3 माइनस 1 2 विच इज 16 अपॉन 2 मतलब 8 इज इक्वल टू होना चाहिए एफ डैश सी फॉर सी बिलोंगिंग टू 1 to 3। तो ये भी ट्रू है इसका मतलब, तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन पे बेस्ड है एंड वेक्टर 3D पे बेस्ड है। इंटीग्रेशन का तो ज़्यादा खास यूज़ नहीं है, मेनली वेक्टर 3D का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट आर ए बी इज 5/4 आर डॉट 3a + 2b इज इक्वल टू दिया हुआ 0 एंड इंटीग्रेशन -2 इंटू आर डॉट ए से लेके -4/3 इंटू आर डॉट बी तक इंटीग्रेट करना है आपको, x + 1 अपॉन किसको 1 + x² को इंटू डी एक्स इज इक्वल टू गिवन है π/2। देन फाइंड मोड ऑफ r एंड r। सो नेक्स्ट है बच्चों अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो अपने पास ये दिया हुआ है आर ए बी का एसटीपी इज 5/4 आर डॉट ए इज इक्वल टू दिस एंड दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू π/2। और ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में अपने को आर किस टाइप का दिख रहा है, ए लेमडा ए प्लस म्यू बी प्लस कुछ डेल्टा ए क्रॉस बी ले लेते हैं। तो अपन क्या बोलते हैं, आर को अपन ने मान लिया यहाँ पे लेमडा ए प्लस म्यू बी प्लस के ए क्रॉस बी, ये मान लिया अपन ने, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट अप्लाई करते हैं आर डॉट ए क्रॉस बी का एस टी बी, ये निकालते हैं। तो आर को यदि अपन रखेंगे तो लेमडा ए डॉट ए क्रॉस बी 0, म्यू बी डॉट ए क्रॉस बी 0, बचेगा क्या अपने पास के टाइम्स ए क्रॉस बी का डॉट विथ ए क्रॉस बी, ये बचने वाला है इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है 5/4। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ए क्रॉस बी का मोड क्या होगा, ए क्रॉस बी का मोड होगा मोड ए मोड बी sin 90, sin 90 इज 1, तो मोड ए मोड बी इज 1। तो यहाँ पे अपने पास आ गया k इज इक्वल टू 5/4, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/4। तो सबसे पहले अपने पास k आ गया, ठीक। अब इसकी बात करते हैं r डॉट ए, अपने को पता है कि r डॉट ए 3 टाइम्स r डॉट ए इज इक्वल टू दिया हुआ है -2 टाइम्स r डॉट बी, ठीक है। अब इसमें आप क्या करो, a और b का डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो ये देखो क्या आ रहा है अपने पास r डॉट ए इज इक्वल टू व्हाट, r डॉट ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स a डॉट ए विच इज 1, म्यू टाइम्स b a डॉट b विच इज 0 और a टाइम a डॉट a क्रॉस b विच इज 0। तो r डॉट a इज इक्वल टू अपन बोल सकते हैं r डॉट a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा लेमडा। ऐसे ही r डॉट b अपन करेंगे तो a डॉट b 0 क्योंकि a और b परपेंडिकुलर है, फिर b डॉट b इज 1, b डॉट a क्रॉस b इज 0। तो b इज म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास r डॉट b। तो लेमडा और म्यू में एक और रिलेशन आ गया अपने पास एक तरीके से, 3
3 times lambda is equal to -2 mu. वन मोर रिलेशन इन लैम्डा म्यू. तो इसका मतलब अपने पास क्या आ गया, देखो अपने पास ये आ गया क्या, ये अलग रिलेशन है. इंटीग्रेशन में आर डॉट ए और आर डॉट बी है. आर डॉट ए को लैम्डा और म्यू की टर्म्स में अपन लिख सकते हैं, तो आर डॉट ए को अपन लैम्डा ही नाम दे देते हैं. तो ये एक तरीके से अपने पास इंटीग्रेशन जो लिखा हुआ वो जा रहा है -2 लैम्डा से आर डॉट बी की जगह अपन ने रख दिया, आर डॉट बी की जगह 3 लैम्डा अपॉन -2, तो -4/3 इंटू 3 लैम्डा अपॉन -2. तो देखो ये क्या आ रहा है, 2 लैम्डा आ गया. तो 2 लैम्डा तक इंटीग्रेशन करना है किसका, x + 1/1 + x² dx. इंटीग्रेशन करेंगे अपन कहाँ से कहाँ तक, -2 लैम्डा से 2 लैम्डा तक. ठीक है, -2 लैम्डा से 2 लैम्डा तक इंटीग्रेशन. x/1 + x² का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा 0 क्योंकि ये है ऑड फंक्शन, और इंटीग्रेशन बचेगा किसका अपने पास 1/1 + x² इंटू dx. इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स लिख देते हैं, 2 टाइम्स 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x फ्रॉम 0 to 2 लैम्डा. सो इंटीग्रेशन विल बी 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 2 लैम्डा. दिस इज इंटीग्रेशन. तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 2 लैम्डा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ अपने को, π/2. सो ये हो जाएगा π/2. यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 लैम्डा इज इक्वल टू π/4. 2 लैम्डा इज इक्वल टू tan π/4 विच इन 1 लैम्डा इज इक्वल टू 1/2. लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2. तो फंक्शन आ जाएगा अपने पास 1/2 है, ये r जो है r आ जाएगा 1/2 है, 1/2b, 5/4 a क्रॉस b. अब सब कुछ मिल जाएगा अपने को, मोड ऑफ r भी मिल जाएगा अब. ठीक है, यदि r a b और a क्रॉस b की टर्म्स में आएगा तो मोड r भी निकाल सकते हैं अपन, और r की वैल्यू तो मिल ही गई अपने को. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल सी प्रॉब्लम है. 2x - 1 का स्क्वायर -3 इंटू मोड ऑफ 2x - 1 + 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, मोड ऑफ 2x - 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू मोड ऑफ 2x - 1 माइनस मोड ऑफ 2x - 1 + 2 इक्वल टू 0. ठीक है, 2x - 1 का मोड -2 माइनस ऑफ 2x - 1 का मोड -2 इक्वल टू 0. तो यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है, 2x - 1 का मोड एक तो आ जाएगा 1, कॉमन आ गया. 2x - 1 का मोड -2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, -1 इक्वल टू 0. सो 2x - 1 का मोड इज इक्वल टू 1 इज 1, अनदर इज 2x - 1 का मोड इज इक्वल टू 2. यहाँ से आ जाएगा 2x - 1 इज इक्वल टू +-1. दैट मीन्स 2x - 1 इज इक्वल टू 1 + -1. सो 2x इज इक्वल टू 1 + -1 डिवाइडेड बाई 2. 2/2 एक तो √1 आ गया, 1 - 1/2 एक रूट आ गया 0. यहाँ से देखो क्या आ रहा है, 2x - 1 इज इक्वल टू 2 एक बार 2x - 1 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2, x इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2. तो ये 4 रूट अपने को दिख रहे हैं. अब अपने को क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. तो इन तीनों का, चारों का सम कर लो. तो ये 1 + 1 2, बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0. आप ए ऑप्शन देखो. ए ऑप्शन क्या है, ऑड फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो -1 से 1 to 1. ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन -1 to 1 क्या आएगा, फर्स्ट 0. सेकंड देखो बी ऑप्शन 0 to π/2 ln tan x. 0 to π/2 ln tan x को यदि अपन देखें, ये तो i हो गया, ये तो 0 आ रहा है. दूसरा 0 to π/2 ln ऑफ
10x इंटू डी एक्स। इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं अपन 0 to π/2 a प्लस बी माइनस एक्स, तो ln ऑफ cot x इंटू डी एक्स। अब ध्यान से देखो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 to π/2 माइनस ln 10x इंटू डी एक्स। सो यहाँ पे यदि अपन देखें इन दोनों को ऑब्जर्व करें तो i इज इक्वल टू माइनस आई आ गया, मतलब 2i इक्वल टू 0। सी ऑप्शन देखो x³ प्लस x⁻7 -1 to 1 0 ही आएगा, ओड फंक्शन है। डी पार्ट -π/2 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स, ये इंटीग्रेशन कभी 0 नहीं होगा, तो ए बी सी इज राइट ऑप्शन। साइन स्क्वायर एक्स क्या है, एक इवन फंक्शन है और पॉजिटिव है हमेशा, तो उसका इंटीग्रेशन 0 कैसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो अपने को क्या दिया हुआ है, z माइनस z+1 माइनस z-1 इज इक्वल टू 3/2। Z is a variable complex number satisfying this. Then identify the incorrect statements. Locus of Z is a circle. बिल्कुल नहीं, ये क्या होता है, ये बेसिकली अपने को लिखा हुआ है z माइनस z1 माइनस z माइनस z2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इफ k इज व्हाट लेस देन 2a, मतलब मॉड ऑफ z1 माइनस z2 से यदि छोटा है तो हमेशा क्या होगा, ये हाइपरबोला होगा। जानते हैं अपन ये बात है ना, pa माइनस pb इज इक्वल टू 2a, इफ 2a इज लेस देन ab देन फंक्शन विल बी, दिस विल रिप्रेजेंट हाइपरबोला। हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, मतलब a इनकरेक्ट, b इनकरेक्ट, c। अब मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू, लिस्ट वैल्यू के लिए अपन क्या करते हैं, इसको अपन लिख देते हैं क्या, z+1 माइनस z-1 का मोड इज ऑलवेज व्हाट, a माइनस b है ना, z1 माइनस z2 से हमेशा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, अपन ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, z1 मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 हमेशा क्या होगा, z1 प्लस z2 से छोटा होगा और मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 से ये छोटा होगा। ऐसा प्रॉपर्टी अपन समझते हैं, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स विल बी लेस देन सम ऑफ टू साइड्स, लेस देन थर्ड साइड। z1 प्लस z2 क्या है अपने पास, थर्ड साइड, थर्ड साइड से छोटा होगा। थर्ड साइड अपन बोल सकते हैं कि डिफरेंस से बड़ी होगी और सम से छोटी होगी, यही चीज़ अपन यहाँ पे लगा रहे हैं, तो ये होगा ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू व्हाट, z1 प्लस z2, तो z+1 प्लस z-1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, 2 टाइम्स मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, 3/2, तो यहाँ से मॉड ऑफ z को अपन लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। तो ये इसकी क्या है बच्चों, लिस्ट वैल्यू है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, A0, A1, A2, A3, A4, A5 are the consecutive vertices of the regular hexagon inscribed in a circle of unit radius. Which of the following holds true? ठीक है, तो रेगुलर हेक्सागन है, दिस इज रेगुलर हेक्सागन, इसको मैं A0 नाम ले लेता हूँ, A1, A2, A3, A4, A5। नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट, यूनिट रेडियस है, तो ये यूनिट है, रेडियस यूनिट रेडियस। प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ A नोड A1, A नोड A2, A नोड A1, A नोड A1 क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि रेडियस की इक्वल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये हो गया 1, इसकी साइड क्या हो गई 1, सो A नोड A1 इज 1 इंटू अपने को निकालना है A नोड इंटू A नोड इंटू A2। अब A नोड इंटू A2 कैसे निकालेंगे, देखो ये लेंथ कितनी होगी इसकी,
ये इसका एल्टीट्यूड है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड कितना होगा, ये 1 है, तो 1 cos 30 विच इज √3/2। तो एल्टीट्यूड कितना आएगा, देखो ये लेंथ कितनी होगी, √3/2, तो ये भी लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, √3/2। तो A0 इंटू A2 भी आ गया, कितना आ रहा है, √3। ये कितना आ रहा है अपने पास 1 इंटू A0 इंटू A4 भी वही होगा, इंटू अपने को करना है A0 इंटू A4 विच इज ऑल्सो √3। आंसर क्या आ जाएगा, 3। फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 3। एरिया ऑफ द हेक्सागन, एरिया की यदि बात करें तो एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं अपन। एक ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, √3/4a² इंटू 6, तो 3√3/2 है ना, 3√3/2, ठीक है। √3/4a², ये अपन ऐसे यहाँ से भी कर सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट से, हाफ इंटू 1 इंटू √3/2, तो यहाँ से भी वही आएगा। तो 6 ट्राइंगल्स हैं, 6 इंटू √3/4, 3√3/2। तो एरिया ऑफ द हेक्सागन शुड बी 3√3/2। तो बी भी ऑप्शन इनकरेक्ट है, सी भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अच्छा एरिया ऑफ द ट्राइंगल A0 A1 A2, ओके A0 A1 A2, A0 A1 A2, ठीक है। A0 A1 A2 का एरिया चाहिए, तो अपन बोल सकते हैं कि ये एरिया इसको हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, तो बस एक ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल का एरिया एक तरीके से ये, तो सी का आंसर आ जाएगा √3/4, ठीक है, एक ट्राइंगल के एरिया जितना। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इनकरेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। डी को यदि चेक कर रहे हैं, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल A0 A2 A3 A5, A2 A3 A5, A2 A3 A5, ये एरिया चाहिए अपने को। इस एरिया की अगर बात करें अपन तो 1 2 3 4 ट्राइंगल के इक्वल है, ये सब सिमेट्रिक है, इसलिए अपन ऐसा कर पा रहे हैं। √3/4 आंसर क्या आ जाएगा, √3। तो ये भी करेक्ट है, तो A C D इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, गिवन A एंड C आर इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स क्या होती है, A इनवर्स इज इक्वल टू A, है ना, उसको अपन बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, जिसका इनवर्स खुद के इक्वल हो। A इनवर्स इज इक्वल टू A, ठीक है। तो देखो अपने को क्या दिया हुआ है, देन ऑलवेज A B इनवर्स C इनवर्स इज इक्वल टू A B इनवर्स C का इनवर्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा C इनवर्स B इनवर्स का इनवर्स B इंटू A इनवर्स, चेंज हो जाता है ऐसे। अब मुझे पता है कि भाई A और C जो मैट्रिक्स है वो इनवॉल्यूंटरी है, इस बात का मतलब क्या है, A इनवर्स इज इक्वल टू A होना चाहिए और C इनवर्स इज इक्वल टू C होना चाहिए। इस बात का यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, CBA। तो आंसर इज CBA, है ना, आंसर इसका क्या आ जाएगा, CBA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन कैन हिट द टारगेट इज 3/4, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट इज 3/4। तो नॉट हिटिंग का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये है तो अनसक्सेस 1/4। ही ट्राइज 5 टाइम्स, है ना, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट एटलीस्ट 3 टाइम, है ना, कम से कम 3 बार वो टारगेट को हिट करे। तो अपन बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली 3 बार हिट कर जाए, या फिर इसके केस निकाल लो, एग्जैक्टली 4 टाइम्स को हिट कर जाए और एग्जैक्टली 5 टाइम्स को हिट कर जाए। एग्जैक्टली 3 टाइम्स हिट करने का मतलब ये क्या है, एक तो बाइनोमियल वाला बर्नौली इक्वेशन है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और अनसक्सेस, या तो सक्सेस होगा या अनसक्सेस होगा, और नंबर ऑफ ट्रायल्स जो भी है वो सारे इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लगा सकते हैं वो,
सो तो अपन ने बोला कि भाई अपने पास 5 है, देयर आर 5 ट्रायल्स, आउट ऑफ 5 3 ट्रायल्स पे वो क्या कर दे, हिट कर दे। तो 5C3 हिट करने का 3/4 का क्यूब और बाकी 2 रिमेनिंग जो बचे उस पर वो हिट ना करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी ये भी एंश्योर अपने को करना पड़ेगा। प्लस फिर मैंने बोला कि 5C4 4 टारगेट्स वो हिट करते एग्जैक्टली 4 इंटू 1/4 की पावर 1 प्लस 5C5 इंटू 3/4 की पावर 5 1/4 की पावर 0। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। फिर अपने पास नेक्स्ट क्या है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन बोल रहा है हिट द टारगेट एग्जैक्टली वंस। एग्जैक्टली वंस का मतलब 5C1 3/4 की पावर 1 इंटू 1/4 की पावर व्हाट 4। दिस इज फॉर एग्जैक्टली वंस। सी पार्ट मिस द टारगेट ऑल 5 टाइम्स, है ना, हर बार वो टारगेट को मिस करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब 5 बार वो क्या करना है, इसको मिस करना है। तो अपने बोला कि एक भी बार हिट ना करें, तो 5C0 3/4 की पावर 0 इंटू 1/4 की पावर 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/1024। बी ऑप्शन क्या है, हिट द टारगेट एटमोस्ट 2 टाइम्स। अब देखो एटमोस्ट 2 टाइम्स का मतलब अपने को क्या निकालना है, एग्जैक्टली 0 प्लस एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2, एटमोस्ट 2। तो ये अपन निकाल चुके हैं। तो जो ए का आंसर है प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी में जो भी आंसर है उसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी ए में आंसर आ रहा है, कि ए ऑप्शन में वही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, पैसेज है बेस्ड ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा अपन कंसेप्ट पहले डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को क्या दिया हुआ है, टोटल n ऑब्जेक्ट्स है अपने पास, है ना, ये टोटल n ऑब्जेक्ट्स है। आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स आपको r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स आपको r ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। किस तरीके से वो r ऑब्जेक्ट इस तरीके से सेलेक्ट करना है, सच दैट नो 2 ऑफ देम आर कंजुगेटिव, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो अपन बेगर्स मेथड से करते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, तो अपन एक शॉर्ट ट्रिक डिस्कस कर रहे हैं कि इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, कितने तरीके से आप उठा सकते हो यहाँ से, उतने ही तरीके से वापस रख सकते हो, है ना, रिवर्स प्रोसेस। अपन क्या बोलेंगे कि n-r ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं अपने पास, n-r ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, उनके गैप में r ऑब्जेक्ट्स को रख दो उतने ही तरीके से। यदि गैप में रखेंगे तो देखो क्या होगा, कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव नहीं होगा। तो अपन ने बोला कि जहाँ पे अपन ने रखा है वहीं से वापस उठाया, ऐसा मान लो। प्रोसेस अपन क्या कर रहे हैं, अपने को पिक करने के नंबर ऑफ वेज निकालने थे। अपन ने क्या किया, अपन ने वो वेज निकाले जितने तरीके से आप वहाँ से उठा सकते हो। तो अपने पास टोटल r लीनियर में निकालना है, लीनियर में n ऑब्जेक्ट्स हैं और r ऑब्जेक्ट्स अपने को उठाना है। तो अपन ने बोला कि n माइनस r ऑब्जेक्ट्स को लीनियरली ऐसे रख दो, n माइनस r ऑब्जेक्ट्स को। उन n माइनस r ऑब्जेक्ट्स में गैप कितना होगा, n माइनस r प्लस 1। अब अपन बोलेंगे कि उनमें से अपने को r गैप उठाने हैं, r गैप में रखना है लोगों को, तो r गैप पिक करना है अपने को। तो n माइनस r प्लस 1 CR अपने को सिर्फ यहाँ पे सिलेक्शन चाहिए। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर लीनियर। ऐसे ही रोटेशन या सर्किल के लिए, सर्कुलर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो सर्कुलर के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे ये जो अपन थ्योरी बोल रहे हैं ना कि जितने तरीके से आप भाई n माइनस r ऑब्जेक्ट्स बचे, आइडियली क्या होना चाहिए, जैसा यहाँ पे हुआ वैसा यहाँ पे होना चाहिए कि n माइनस r गैप बचेंगे, n माइनस r CR आंसर आना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे आंसर ऐसा नहीं आता है बिकॉज ऑफ सर्किल। सर्किल में देखो परम्यूटेशंस जो होते हैं वो इक्विवेलेंट परम्यूटेशंस होते हैं सारे।
ये सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट होती है, इसलिए सर्किल में ये डायरेक्टली ये वाली बात जो ये कंसेप्ट अपन यहाँ बोल रहे हैं वो यूज़ नहीं करते हैं। तो अपन कैसे करेंगे सर्किल में, इसी फॉर्मूले से जो ऊपर बनाया है इसी तरीके से कैसे सोल्व करेंगे। अपन क्या बोलेंगे, इसको कट कर दो एक जगह से और लाइन बना दो। यदि ये लाइन होता तो कुछ एक्स्ट्रा केस आएंगे, सही बात है। तो लाइन होता तो आंसर क्या आता, यही आता n माइनस आर प्लस 1 CR। अब लाइन हुआ तो एक्स्ट्रा केसेस क्या है, लाइन में अपन ने इसको मैं 1 नाम दे दूं, इसको n नाम दे दूं। ये 1 और n जो पोजीशंस हैं इनको भी काउंट कर लिया है, जबकि सर्किल में 1 और n घूम के क्या होगी, कंजिक्यूटिव हो जाएगी। तो अपन ने बोला कि अच्छा 1 और n पोजीशंस अपन को नहीं लेनी चाहिए थी, तो वो वाले केसेज इसमें से रिमूव कर देते हैं। तो वो केसेज कौन से हैं, तो अपन ने बोला कि अच्छा फिर से n माइनस आर ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं। उनमें ये बोलेंगे कि जिसमें 1 और n पोजीशंस पे अपन ऑब्जेक्ट्स पहले से ही रख दिए, या अपन ऐसे बोलेंगे कि 1 और n पोजीशंस अपन ने ले रखी है पहले से, वो गैप पहले से सेलेक्ट कर लिए मान लो। तो ठीक है, n माइनस आर अपने पास n माइनस आर ऑब्जेक्ट्स रखे हुए, टोटल n माइनस आर ऑब्जेक्ट्स रखे हुए, आउट ऑफ विच अपने को सेलेक्ट करनी है कितनी, ये दोनों लास्ट के गैप और फर्स्ट वाला गैप ये सेलेक्ट नहीं कर सकते। टोटल गैप कितने थे, टोटल गैप थे n माइनस आर प्लस 1। दो गैप अपन सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी अपन ने सेलेक्ट कर लिए, ऐसे मानो। तो n माइनस आर कितने गैप बचे अपने पास, n माइनस आर माइनस 1 गैप। तो कितने गैप बचे बच्चों, n माइनस आर माइनस 1 ये गैप बचे। किसके लिए, अब अपने को सेलेक्ट करना है, दो गैप तो पहले से अपन सेलेक्ट कर चुके हैं कि फर्स्ट और लास्ट वाला, ताकि ये वाले सारे केसेस अपने को मिल जाए जिसमें 1 और n क्या हो, कंजुगेटिव हो, है ना, ये वाले केसेस सारे मिल जाए। तो फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन लेट से ये दोनों गैप अपन ने सेलेक्ट कर लिए। तो अब अपने को और कितने करने हैं, r माइनस 2 गैप्स। तो n माइनस आर माइनस 1 सी आर माइनस 2। तो ये अपना फॉर्मूला होता है सर्किल के लिए, सर्किल में नो टू और कॉन्जुगेटिव सेलेक्ट करने का फॉर्मूला ये निकल के आता है। अब आप बस आंसर रखो। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखो लाइन में तो अपने को समझ में आता है, लाइन में तो यही है n माइनस आर प्लस 1 सी आर। लाइन सेम लाइन की तरह ही यहाँ पे है ये सर्किल, माइनस इसमें से भी 2 कम कर दो, इसमें से भी 2 कम कर दो। याद रखना काफ़ी आसान है ना, समझ में आ रहा है। n माइनस आर प्लस 1 में से माइनस 2, r में से भी माइनस 2, तो किसका बन जाता है फॉर्मूला, सर्किल का। क्लियर है पॉइंट। तो ये काफ़ी क्विकली इस प्रॉब्लम को कर देगा। अब सीधा फॉर्मूले में आंसर्स रखना है, फॉर्मूले में रखना है और अपने आंसर्स अपने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, P alpha 1 alpha 2 alpha 3 is the image of 2 1 4 in the plane this, and Q beta 1 beta 2 beta 3 is the foot of perpendicular from 2 1 4 in the plane this। ओके, तो इमेज 2 1 4 की इमेज और 2 1 4 का फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपने को निकालना है। तो 2 1 4 की इमेज का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस 1। 2 1 4 की इमेज निकालनी है, 2 1 4 की इमेज इन प्लेन 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो इमेज निकालते हैं। तो ये क्या होगा, x माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू जेड माइनस 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू, इमेज निकालेंगे तो माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, इसको रख दें तो 4 माइनस 1 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 6। तो देखो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, ये 12 बाई 6 माइनस 4। तो x माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू जेड माइनस 4 बाई 1 इज इक्वल टू माइनस 4 आ रहा है अपने पास। तो ये तो आसानी है। अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 8 प्लस 2, माइनस 8 प्लस 2 माइनस का 6, y इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1 5, z इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4 0, तो माइनस 650 है ना, माइनस 650। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आ गया। ऐसे ही बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 क्या आ जाएगा, देखो इस माइनस 4 की जगह उस पर फॉर्मूले में क्या आ जाएगा,
इस -2 की जगह 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे -4 की जगह -2 आ जाएगा, तो x - 2/2 y - 1/-1 इज इक्वल टू z - 4/1 इज इक्वल टू -2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, β1 β2 β3 -4 + 2 -2 y इज इक्वल टू 2 + 1 3 z इज इक्वल टू -2 + 4 2। दिस इज XYZ। तो ये अपने पास है β1 β2 β3। तो ऑप्शंस अपन चेक कर सकते हैं हम। α1 + α2 + α3 क्या आ रहा है अपने पास, -1, तो 1 का p होना चाहिए, बट अपने पास ऑप्शन में 1 का p जैसा कुछ नहीं है। वन का p, यस, क्वेश्चन नंबर 11 में 1 का p, तो a और b में से कोई करेक्ट हो सकता है, तो थर्ड चेक कर लो। थर्ड है α1 + β1 -6 -2 -8 s आना चाहिए, थर्ड का s आना चाहिए, तो मतलब a इज इनकरेक्ट। सेकंड का t आना चाहिए, सेकंड का t, सेकंड है अपने पास α1 α2 + α3 α2 + α3 इज 5, सेकंड का t 1 दिया हुआ है, तो वो भी इनकरेक्ट है। सेकंड का अपने पास आ क्या रहा है, सेकंड का अपने पास 5 आना चाहिए, तो सेकंड का आना चाहिए r, यहाँ पे सेकंड का r दिया हुआ है, पर सेकंड का आना चाहिए q, ठीक है 5, तो 1 का p, सेकंड का q, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। थर्ड का s α1 + β1, ठीक है, थर्ड का भी s, तो मतलब इसमें 11 में डी ऑप्शन इज करेक्ट। सिमिलरली यू कैन फाइंड 12। तो ये थे अपने पास 9, 10, 11 एंड 12 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो अपने पास है इंटीजर टाइप या डिजिट्स में अपना आंसर है यहाँ पे। ओके, राउंड ऑफ करके भी अपन आंसर दे सकते हैं, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। 3x² - 10xy + 3y² रिप्रेजेंट एडजेसेंट साइड्स ऑफ rhombus, वन ऑफ द डायगोनल इज x + y प्लस। तो सबसे पहले तो अपने पास रोम्बस के दो डायगोनल्स अपने को दिए हुए हैं, एडजेसेंट साइड्स दी हुई है। 3x² - 9xy - xy प्लस 3y² = 0। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, क्या मिलेगा अपने को, 3x कॉमन लिया, x - 3y -y कॉमन लिया, x - 3y = 0। तो ये आ जाएगा अपने पास 3x - y × x - 3y = 0। तो एक लाइन आ गई y = 3x, दूसरी लाइन आ जाएगी y = x/3। दीज आर टू लाइन्स वी हैव। अब अपने को क्या दिया हुआ है, ये दो लाइन्स है रोम्बस की, एडजेसेंट है दोनों। एक है अपने पास x/3 है ना, एक तरीके से ऐसे ही बना लेते हैं अपन। एक है अपने पास x/3 और एक है अपने पास 3x, ऐसे मान लो। रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस की एक साइड दी हुई है x + y = 4। रोम्बस का एक डायगोनल दिया हुआ है अपने को x + y = 4। तो रोम्बस का ये वाला डायगोनल अपन जानते हैं, निकाल सकते हैं क्या। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0 0, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0 0, और इसका डायरेक्शन, इस लाइन का डायरेक्शन भी अपने को पता है, क्योंकि ये रोम्बस में क्या होता है, ये एक डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं रोम्बस में। तो ये यदि इसका डायरेक्शन अपने को -1 है स्लोप, रोम्बस का एक डायगोनल अपने को दिया हुआ है x + y = 4, तो ये वाली डायरेक्शन अपने को पता है होगी y = x लाइन, ठीक है, 0 0 से पास करती हुई एक लाइन जिसकी स्लोप है 1। तो ये लाइन हो गई y = x, मतलब ये पॉइंट मिल जाएगा अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, x = y और x + y = 4 का, x रखने के 2x = 4, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2, 2। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2, 2। अब अपने को निकालना क्या बच्चों, ये दोनों तीनों पॉइंट्स निकालने। ये 2, 2 है, ये 0, 0 है,
तो ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 4,4। सही बात है ना, इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब अपन ये बोल सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करने का ज़रूरत पड़ेगा। अपन ये डिस्टेंस, अपन को क्या क्या पता है, अपने को ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, बिल्कुल सही बात है। और अपने को ये लाइन पता है, ये लाइन पता है, इस लाइन पे कितना डिस्टेंस चलना है ये पता लग गया, तब भी अपना काम हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अच्छा ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा ना, ये दोनों पॉइंट्स तो वैसे ही मिल जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x/3 का और 3x का। तो x प्लस 3x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस वाली लाइन का और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं अपन। तो x इज इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा अपने पास, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक बात। और इस वाले का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो ये वाला क्या x/3 और ये डायगोनल, तो x प्लस x/3 इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 4x/3 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 है, तो y इज इक्वल टू 1। तो ये चारों पॉइंट्स आ गए। अब अपने को वैल्यू निकालनी है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस y4 का स्क्वायर। आराम से निकल आ जाएगी। अब x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 सब अपने को पता है। क्वेश्चन नंबर 2, लेट इन ए नॉन कॉन्स्टेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ n टर्म्स, है ना, d नॉन जीरो है। नॉन कॉन्स्टेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब इसका कॉमन डिफरेंस नॉन जीरो है। a बी द फर्स्ट टर्म, b बी द लास्ट टर्म, c बी द सम ऑफ द टर्म्स। c क्या अपने पास, c अपने पास हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस बी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, कॉमन डिफरेंस b द d अपने को दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस, तो d को यदि अपन कनेक्ट करें तो b इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। ठीक है, d का कनेक्शन a और b के साथ, तो ये हो जाएगा अपने पास b माइनस a अपॉन n-1 इज इक्वल टू d, कॉमन डिफरेंस। अब निकालना है कि अपने को d दिया हुआ है, मतलब b माइनस a अपॉन n-1 इज इक्वल टू दिया हुआ है अपने को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको लिख लेता हूँ मैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन a प्लस बी माइनस एन एक्स। ठीक है, x निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। a माइनस बी, a प्लस बी की जगह अपन क्या रख सकते हैं, a प्लस बी की जगह रख सकते हैं अपन 2c/n। a प्लस बी की जगह क्या रख सकते हैं, 2c/n माइनस सी एक्स। ए प्लस बी की जगह रख सकते हैं 2c/n माइनस सी एक्स। देखो ऊपर नीचे c कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा अपने पास 2 इंटू ए माइनस बी बाई एन अपॉन, नीचे आ जाएगा अपने पास 2 माइनस एन एक्स बाई एन, एन से एन कैंसिल हो गया। इधर है अपने पास b माइनस ए बाई एन माइनस 1। ठीक है, अब b माइनस ए बाई एन माइनस 1, इधर है a माइनस बी, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास कैंसिल होके, कॉमन डिफरेंस तो मुझे पता है कि b माइनस ए भी नॉन जीरो होगा, तो माइनस हो जाएगा। तो आंसर क्या आया देखो अपने पास, -1 अपॉन n माइनस 1। तो -1 की बगैर अपन 2 माइनस एन एक्स को ऊपर ले आते हैं, तो हो जाएगा nx माइनस 2 इज इक्वल टू, है ना, nx माइनस 2 इज इक्वल टू 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल। अब n भी मुझे पता है नॉन जीरो है, तो n को भी अपन क्या कर सकते हैं, nx इज इक्वल टू आ जाएगा 2n, तो n से n कैंसिल, आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2। सो दिस इज अवर राइट आंसर, x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखो अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ ABC आर पॉजिटिव रियल नंबर्स द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। हैज नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या हुआ, नॉन ट्रिवियल का मतलब होमोजीनियस इक्वेशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब रखती है, है ना, होमोजीनियस इक्वेशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब 0 0 उसका एकमात्र सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब नहीं है, मतलब क्या होगा, डेल्टा इज
इक्वल टू 0। डेल्टा 0 होगा तब यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, तब अपन बोलेंगे कि उस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, इस होमोजेनियस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब नहीं होता है? व्हेन 0 0 0 इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, और भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना चाहिए यहाँ पे। ट्रिवियल का मतलब होता है 0 0 0 इज द ओनली सॉल्यूशन, तो वो कब होगा? वो होगा डेल्टा इक्वल टू नॉन जीरो पे, यूनिक सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल का मतलब हो गया डेल्टा क्या होना चाहिए यहाँ पे? 0। तो डेल्टा इसका कर लेते हैं अपन। डेल्टा क्या मिलेगा अपने को? a -1 -1 -1, ठीक है। फिर अपने पास क्या है? -1 b -1 -1, ठीक है। ऐसे ही x का कोफिशिएंट एक तरफ ले आओ सबको, -1 -1 c -1, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो, इसको इसमें ऐड कर देते हैं। एक तो a -1 ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा, ऐड किया तो इसको इसमें अपन ने ऐड किया है, नहीं माइनस किया, सॉरी। तो माइनस करेंगे तो ये इसमें 0 हो जाएगा, ये इसमें b हो जाएगा, ये इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का c, ठीक है। -1 -1 c -1, ठीक है, माइनस का c। अब इसको सोल्व कर लो। a -1 इंटू b इंटू c -1 माइनस c, ठीक है। डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते थे। प्लस -1 के साथ क्या आएगा? c प्लस b। सिंप्लीफाई कर दो इसको, ये अपने पास आ जाएगा a -1 इंटू बी सी माइनस बी माइनस सी, ठीक है, माइनस सी माइनस बी। ठीक बात। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो a का पहले मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ए बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी माइनस सी, ये कैंसिल हो गया। बचा क्या अपने पास? ए पी सी इज इक्वल टू सिग्मा ए बी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0 मीन्स ए बी सी इज इक्वल टू सिग्मा ए बी। या अपन बोल सकते हैं कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1। नाउ अब अपने को क्या दिया हुआ है? मिनिमम वैल्यू ऑफ एबीसी। एबीसी की मिनिमम वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट अपन लगा सकते थे, बट यहाँ पे भी अपन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एबीसी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ने बोला कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू वॉट? 1/abc की पावर 1/3, ठीक है। दिस इज वॉट? 1। तो 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 1/abc की पावर 1/3। यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि abc की पावर 1/3 या abc की पावर 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो abc इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3। तो abc की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? 3√3। मिनिमम वैल्यू ऑफ 3√3 नहीं, 27। ओके, 3 का क्यूब 27, 27/10 इज 2.7। सो दिस इज अवर राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 2 perpendicular tangents are drawn from point P to a circle of radius 5। ओके, एक सर्किल है 5 रेडियस का, 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉप की गई इस तरीके से। ये एक तरीके से स्क्वायर बनेगा, ठीक है।
अब एक तरीके से अपन ये बोले कि एट द मिड पॉइंट एम ऑन आर्क ए बी ए टेंजेंट इज ड्रॉन, ये बिल्कुल मिड पॉइंट है इस आर्क का। तो इस तरीके से होगा, देखो इसका एंगल बाइसेक्टर इस मिड पॉइंट से पास करता हुआ इस सेंटर पे जाके मीट करेगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो अपन क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पता है अपने को निकालना क्या है, इस डेल्टा ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया, पी क्यू आर का पेरीमीटर। तो पी क्यू आर का पेरीमीटर निकालने के लिए देखो अपने पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। अपन ये एंगल बोल सकते हैं हाफ होगा तो 45 डिग्री, ये एंगल पता, ये एंगल पता है, इसकी एक लेंथ भी पता है, ये लेंथ कितनी होगी, ये फुल लेंथ कितनी होगी 5√2 है ना, ये 5 है, ये 5 है, तो ये कितनी है 5√2 है ना, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर 5√2। 5√2 एंगल अपन इसकी बात कर रहे हैं एमपी की, एमपी डिस्टेंस कितनी होगी 5√2 - 5, 5 × √2 - 1, ये आ गई ये लेंथ। ये लेंथ आ गई तो अपने पास एक ट्राइंगल के अंदर एक लेंथ पता है, एक एंगल पता है, सब कुछ तो पता है अपने को। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ इतनी है तो ये भी लेंथ इतनी होगी, एंगल 45 डिग्री है, तो 2 टाइम्स दिस। तो अपन बोल सकते हैं कि आर क्यू लेंथ कितनी आ जाएगी 2 × 5 × √2 - 1, आर क्यू लेंथ आ गई। ऐसे ही अपन पी आर प्लस पी क्यू की बात करें तो पी आर लेंथ निकाल लेते हैं, पी आर लेंथ कितनी होगी, पी आर कोस 45 इज इक्वल टू वॉट पी एम, और पी एम मुझे पता है कितना है 5 × √2 - 1। तो यहाँ से पी आर के क्या आ जाएगा 5 × 2 - √2 उधर गया, इसका डबल पी आर प्लस पी क्यू होगा, पी क्यू भी यही होगा सेम। तो अपन ने बोला पी आर प्लस पी क्यू है ना, पी आर प्लस पी क्यू प्लस पी एम प्लस आर क्यू। ये निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 × √2 - 1 प्लस पी आर प्लस पी क्यू हो जाएगा इसका 2 टाइम्स, तो 10 × 2 - √2, तो ये हो जाएगा 20 - 10, आंसर क्या आ गया 10, आंसर यहाँ पे क्या आ गया इसका 10, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, P4,2 इज ए पॉइंट ऑन द पैराबोला x² = 8y। ये 4,2 है, x² = 8y कोई पैराबोला है। इस पे अपन ने क्या बनाई, टेंजेंट बनाई जो y एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ड्रॉन एट द पॉइंट P विच इंटरसेक्ट y एक्सिस एट T एंड N। ओके, इसके ऊपर नॉर्मल बनाया, वो N पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। अपने को निकालना है क्या यहाँ पे, देन द वैल्यू ऑफ 1/10 Pn अपॉन साइन PTN, Pn अपॉन साइन ऑफ PTN। एंगल PTN की यदि बात करें तो ये इसके सामने वाला एंगल ही तो है PTN, ये थीटा। तो अपन बोल सकते हैं कि A अपॉन साइन थीटा या A अपॉन साइन A क्या होता है 2r, तो ये क्या होगा 2 टाइम्स रेडियस r, किसका रेडियस, इस के सर्कम सर्कल का रेडियस। अब ये सर्कम सर्कल का रेडियस तो अपन जानते हैं क्योंकि ये Tn खुद ही डायमीटर होगा, Tn खुद ही क्या होगा डायमीटर। तो इस Tn इज इक्वल टू अपन बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू Tn। अब Tn कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करो, यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो, यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन लिख लो, टेंजेंट की इक्वेशन लिख देते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी अपने पास 4,2 से पास करता हुआ किस पे x² इज इक्वल टू अपने को लिखना है 8y पे, तो x² पे हो जाएगा x x1 8 × y + y1 / 2
तो x है अपने पास 4, तो 4x इज इक्वल टू 8 इंटू वाई प्लस y1 कितना है अपने पास 2 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 या y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो x इज इक्वल टू 0 पर ये पॉइंट हो जाएगा अपने पास -2, 0 0, -2 सॉरी, ये पॉइंट आ जाएगा 0, -2। n निकाल लेते हैं। n क्या, n कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ये तो थी टेंजेंट की, नॉर्मल की इक्वेशन कैसे होगा? नॉर्मल की इक्वेशन 2, 4 से पास करता हुआ कोई लाइन, मतलब y -2, इसकी स्लोप क्या होगी? इसकी स्लोप यदि टेंजेंट की 1 है तो इसकी स्लोप हो जाएगी -1 इंटू x -2, x -4, 4, 2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो -x + 4 + 2, तो ये आ जाएगा अपने पास y इज इक्वल टू -x + 6, x इक्वल टू 0 पे ये आ रहा है 6, तो ये पॉइंट है 0,6, तो 6 -2 आंसर आ जाएगा अपने पास TN का 8। दिस इज अवर आंसर। सो आसान प्रॉब्लम थी ये। क्वेश्चन नंबर 6, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अपने को क्या बोल रहा है? 2 + x की पावर 4/1 + x स्क्वायर की पावर 10 इज इक्वल टू 820 x की पावर 20 ऐसे दिया हुआ है, डॉट 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 a नोड प्लस b1/x स्क्वायर + 1 डॉट 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 b10/x स्क्वायर + 1 की पावर 10। दिस इज गिवन टू अस, फाइंड ए नोड। ए नोड निकालना है, ठीक है। तो ए नोड कैसे निकालेंगे इसको अपन सोचते हैं थोड़ा सा। अब देखो x इक्वल टू 0 वगैरह रखने से यहाँ पे सेटिंग बैठेगी नहीं, 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ये तो 0 हो जाएगा, ए नोड प्लस ये आ जाएगा ए नोड प्लस b1 + b2 टिल b10, ये भी नहीं बैठा। x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 नहीं रख सकते, आयोटा दोनों तरफ रखें तो कुछ कुछ बने, तो वो भी नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो अपने को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए उस केस में। ये हो जाएगा 2 + 2x स्क्वायर + x की पावर 4/1 + x स्क्वायर। नाउ ये क्या अपने पास x1 + x स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर + 1 की पावर 10। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने को मिल जाएगा अपने पास 1/1 + x स्क्वायर + 1 + x स्क्वायर की पावर 10, ठीक है, ये मिल गया। अब इसका क्या करें अपन? 1/t + t की पावर 10 क्या करना चाहिए? इसका एक्सपेंशन अपन कर सकते हैं और उसके एक्सपेंशन में x की पावर 0 कब कब बन रहा है ये देखना है अपने को, ठीक है। यही बात है ना, 1/1 + x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर की पावर 10। अब इसका एक्सपेंशन करते हैं एक बार। एक्सपेंशन क्या होगा? tan c0 1 + x स्क्वायर की पावर है ना 1/1 + x स्क्वायर की पावर 10 1/1 + x स्क्वायर की पावर 0 प्लस tan c1 1 + x स्क्वायर की पावर 9/1 + 1/x स्क्वायर। ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। फिर आएगा अपने पास tan c5 1 + x स्क्वायर की पावर 5 इंटू 1/1 + x स्क्वायर की पावर 5, ठीक है, डॉट 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 tan c6 1 + x स्क्वायर की पावर 6 1/1 + x स्क्वायर की पावर 6 नहीं, ये हो जाएगा 4 की पावर 6, है ना। 10 कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं,
तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 + x² की पावर 4 इसकी पावर 6। अब ऐसे ही लास्ट टर्म क्या जाएगा 10c10 1 + x² की पावर 0 इंटू 1/1 + x² की पावर 10। ठीक, अब ध्यान से देखो इसमें ये आ रहा है 1 + x² की पावर 10 प्लस 10c1 इंटू 1 + x² की पावर आ जाएगा 8। ऐसे ही ये टर्म क्या आ जाएगी अपने पास 10c5, नीचे इनमें 1 + x की पावर, इनमें अपने को निकालना है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं बचने वाली है जो पीछे वाली है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ सकती है कहाँ से? सो नेक्स्ट अपने पास देखो यहाँ पे, यहाँ से अब कोफिशिएंट निकालना है अपने को कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कैसे बनेगी? यहाँ से बन जाएगा 10c0 इंटू 10c0 प्लस 10c1 इंटू 8c0 प्लस, है ना, मतलब इस यहाँ से 1 मिलने वाला है, ऐसे 10c2, ऐसे 10c3, 10c4, 10c5, उसके आगे कोई टर्म नहीं मिलेगी। ये 10c5 वाली टर्म ये रही, ठीक है। तो हर एक में से जो 1 1 आ रहा है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर अपने पास आ जाएगा 638, दैट विल बी अवर आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए सर्किल विथ रेडियस बिलोंगिंग टू समथिंग। ठीक है, सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7, पहली बात तो ये सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए x² का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? सेम। इसका मतलब α² माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2 इंटू अल्फा प्लस 2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद अपने पास क्या आना चाहिए? α² माइनस 1 इक्वल टू 0, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ xy सर्किल में 0 होता है। तो ये अपन ने क्या किया है, कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y² and here we have done coefficient of xy equal to 0। ये सर्किल में होना ही चाहिए, उसके बाद रेडियस पे आएंगे अपन। तो पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या आ रहा है? अल्फा इज इक्वल टू +-1। तो अल्फा इक्वल टू +-1 रख के देख लेते हैं किसके ऊपर ये 0 आ रहा है। या α² माइनस 3α माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 1 रखने पे ये क्या आ रहा है? सॉल्व भी कर लो इसको। अल्फा माइनस 4 इंटू अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास? माइनस का 1। ठीक है ना, -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, है ना। 4 - 4 0। तो अल्फा इक्वल टू -1 अपने को मिल गया। अब अल्फा इक्वल टू -1 के लिए ये कैसा सर्किल है ये देखते हैं। अल्फा इक्वल टू -1 रखने पे ये क्या आ रहा है? 2x² प्लस 2y², α² -1 0 हो गया, -12x अल्फा इक्वल टू -1 रखा है अपन ने, -12x प्लस 8y, अल्फा इक्वल टू -1, 9 - 1 8 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसका रेडियस अपन बोल रहे हैं कि 3 to 5 के बीच में, तो अपन बोल सकते हैं कि g² प्लस f² माइनस c होना चाहिए 9 to 25। ठीक है, तो पहले 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करने पे ये क्या बन रहा है? -6 प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, ये करना जरूरी है, अदरवाइज जो g और f है उसमें गड़बड़ हो जाएगी। अब ये स्टैंडर्ड अपने पास एक x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c बन रहा है। अब यहाँ से देखो -6 और 4 से g की वैल्यू क्या है? 3, तो 9 प्लस f की वैल्यू 2 है, तो 4 माइनस c 25 से एंड गिव c -13 कर लेते हैं। c -13 25 से -25 से -9 तक c हो जाएगा अपने पास -25 प्लस 13, c इज व्हाट? ग्रेटर देन
12 लेस देन ग्रेटर देन -12, ठीक है। 3 to 5 दिया हुआ ना, 3 to 5, तो C -13 -25 to -9, C हो जाएगा अपने पास -12 से -9 + 13 4 तक, ये आ जाएगा, ठीक है। C अपने पास क्या है, 2 लैम्डा है, अपने को तो लैम्डा चाहिए था ना, अपने पास क्या निकला ये C, तो देखो C = है क्या, B² + D² - C, C = क्या अपने पास 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा लाइज बिटवीन -12 to 4, तो लैम्डा लाइज बिटवीन -6 to 2। अब -6 से लेके 2 के बीच में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, तो -5 -4 -3 -2 -1 0 and 1, total 7 integers, so this is our answer, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी काफ़ी आसान है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये अपने को लिमिट निकालनी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 - cos of x/2 अपॉन 2 की पावर m इंटू x की पावर n, ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर -mod x। अब e टू द पावर -mod x का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, d/dx ऑफ e टू द पावर -mod x। mod x का डिफरेंशिएशन आप ऐसे समझ सकते हो कि mod x/x होता है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या आप डायरेक्टली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो x किसके साथ खुलेगा, -x के साथ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब h टेंडिंग टू 0 माइनस पे आप निकाल रहे हो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यदि अपन बात करें तो फंक्शन क्या होगा अपने पास, e की पावर x होगा, x -x के साथ खुलेगा, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर x, x = 0 पे आंसर क्या आ जाएगा 0, 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका क्या आ गया 1 सॉरी 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया 1, तो x टेंडिंग टू 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया अपने पास 1। अब वो लिमिट अपने को निकालनी है, वो लिमिट अपने को सॉल्व करनी है, इज इक्वल टू 1 गिवन है अपने को, इसका मतलब इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब इस लिमिट को यदि देखें तो x टेंडिंग टू 0 पे ये 1 - 1 0, तो 1 - cos ऑफ समथिंग 0 को टेंड कर रहा है, तो समथिंग से मल्टीप्लाई, समथिंग के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो अपन ने क्या किया, 1 - cos x/2 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, ठीक है, दिस होल थिंग का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा अपने पास हाफ, ये लिमिट तो हाफ है, फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी, अपॉन क्या बनेगा 2 की पावर m इंटू एक्स की पावर n। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 - cos x/2 के लिए नीचे अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए x²/4, ठीक है, अपने को क्या चाहिए, उसका होल स्क्वायर है, तो अलग अलग कर लेते हैं इसको, इसके नीचे के चाहिए x²/2, इसके नीचे चाहिए, इसके नीचे चाहिए x²/4, इसके नीचे भी चाहिए x²/4, और अपने पास क्या है x की पावर n, ठीक है, तो x² x की पावर 4/16 का अपन क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, और अपने पास क्या होगा 2 की पावर m इंटू एक्स की पावर n, ठीक है, ये भी किसको लिमिट आएगी, ये भी हाफ, ये भी हाफ। अब सारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी यदि अपने पास ये n क्या हो जाए 4 और ये इसको क्या हो जाए कैंसिल। अब लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए n = क्या होना चाहिए 4, फर्स्ट ऑफ ऑल n = 4 होते ही ये x की पावर 4 और x की पावर m कैंसिल हो जाएगा। देखो आंसर क्या आ रहा है 16, 1/2 की पावर 5, यहाँ पे 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 की पावर m, ठीक बात।
इज इक्वल टू दिया हुआ है अपने को 1, तो एक तरीके से अपने पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर m प्लस 7 इज इक्वल टू 1, तो 2 की पावर m प्लस 7 इज इक्वल टू 1, तो m प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास -7 रख दो। अपने को निकालना क्या है n माइनस 10m क्या है m है अपने पास -7 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना आ रहा है अपने पास 74/10 मतलब 7.4 इज अवर आंसर, ठीक है, 7.4 इज अवर आंसर, ठीक है। सो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। ये अपने पास सारे क्वेश्चंस थे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।